नमस्कार सभी को, गुड इवनिंग। पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल पर मैं अरुण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि पता ही है आपको कि हम लोगों ने प्रीलिम्स 2022 के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हम लोगों ने, और जिसके लिए हम इस समय 2 क्लास ले रहे हैं। एक रात 8 बजे एमपी जीके की क्लास है। इसके अलावा रात 9 बजे 9:15 पे आयोग की क्लास हम लोग शेड्यूल कर रहे हैं। इस समय एमपी जीके में अर्थव्यवस्था वाला जो सेगमेंट है वो हम देख रहे हैं, और कमीशन में एससी कमीशन इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये रही आपके क्लास के संबंध में बात। आज जो हमारी क्लास है एमपी जीके की है, और मध्य प्रदेश का जो खनिज संसाधन है वो वाला हिस्सा हम लोग कल कुछ चीज़ें पढ़ लिए थे, बहुत सारे डिस्कस कर लिए थे पॉइंट, जिसमें से धात्विक खनिज वाला कुछ पार्ट देख लिया था, बल्कि पूरा देख लिया था। अधात्विक खनिज के कुछ पार्ट देख लिए थे, कुछ इंपॉर्टेंट खनिज देख लिए थे, उसका कुछ बचा हुआ है। इसके अलावा जो कुछ भी बचा है उसको हम आज पूरा का पूरा जो है डिस्कस करेंगे, है ना। तो आपको पता है कि जो हमारा सिलेबस है वो 10 यूनिट में है, और जो एमपी जीके है वो यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 3 और यूनिट नंबर जो 5 का संबंध है वो एमपी जीके से है। तो ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। आपको एमपी जीके की क्लास जरूर रेगुलर अटेंड करनी चाहिए, क्योंकि पता है 25 से 30 क्वेश्चन आपको पता है एमपी जीके से आते हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स में। तो अगर इसको कवर करना है तो आपको रोज रात 8 बजे एमपी जीके की क्लास में, जिसमें मैं अरुण कुमार आपके समक्ष लेके आता हूं। तो सबसे पहले तो ये है कि फटाफट चैनल से जुड़ जाइए, और जो चैनल की लिंक है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चैनल से जुड़ पाएँ। और ये जो क्लास है महत्वपूर्ण क्लास है, चाहे एमपीपीएससी का प्रीलिम्स हो, मेंस हो, इसके अलावा एमपीएसआई वाले हों, एमपी पटवारी वाले एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हों, या जो व्यापम के अन्य कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों। आपको पता है जीके का पार्ट होता ही है व्यापम में, तो सभी के लिए क्लास महत्वपूर्ण रहेगी। तो आप प्रयास कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें इसमें। चैनल की जो लिंक है फटाफट लिंक को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को जोड़िए। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है हम उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश का जो खनिज संसाधन है ये टॉपिक हम देख रहे हैं। कल हमने बता ही दिया था कि धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज, आणविक खनिज और जीवाश्म खनिजों को हमने 4 भागों में खनिजों को डिवाइड करते थे। ये वाला जो पूरा सेगमेंट था ये हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था, और कुछ चीज़ें हमने अधात्विक खनिज में डिस्कस कर ली थी। इसके अलावा अधात्विक खनिज में जो चीज़ें बची हैं उसको हम आज करेंगे, और फिर हम आणविक खनिज और जीवाश्म खनिज की बात करके आज ये जो टॉपिक है उसको हम खत्म करेंगे, ठीक है। तो पहले तो ये है कि चैनल से फटाफट जुड़िए, और जो चैनल की लिंक है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। अगले 20 सेकंड में हम क्लास को शुरू करते हैं। चलिए आज हम देख लेते हैं खनिज संसाधन में जो चीज़ें बची हैं उसको स्टार्ट करते हैं।
धात्विक खनिज मैंने कल बता ही दिया था, थोड़ा सा एक बार हम फिर से रिवाइज करें। खनिज पदार्थ जिनमें धातु अंशों की प्रधानता पाई जाती है वो धात्विक खनिज है। तांबा के विषय में मैंने देख लिया था, मलाजखंड आपको याद रखना है जो तांबा नगरी है बालाघाट में। इसके अलावा हमने मैग्नीज की बात कर ली, ये भी बालाघाट में एक भरवेली तहसील भरवेली जगह है जहाँ पे मैग्नीज का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। इसके अलावा हमने सोने की भी बात कर ली थी, सोना कहाँ कहाँ उत्पादित होता है, प्रमुख क्षेत्र मझौली, सीधी, चकरिया, सिंगरौली और इमलिया गांव कटनी में, ये बात हमने कल कर ली। लॉयस के विषय में भी हमने कल बात कर ली थी, जबलपुर और कटनी में, है ना, विजय राघवगढ़ है कटनी में जहाँ पे लॉयस सबसे ज़्यादा होता है। टंगस्टन के विषय में भी हम लोगों ने कल बात कर ली थी और हमने बताया था कि नर्मदापुरम जो इसका पुराना नाम होशंगाबाद है ना, तो इसके विषय में हमने कल बात कर ली थी। आगर गांव वो स्थान है जहाँ पे टंगस्टन का उत्पादन होता है। इसके अलावा बॉक्साइट के विषय में भी हमने बताया था कि एल्यूमिनियम का अयस्क है एक, तो बालाघाट, अनूपपुर और कटनी में इसका उत्पादन होता है। ठीक है, इसके अलावा शीशे की भी हमने बात कर ली थी, है ना, इसका होशंगाबाद एवं दतिया में इसका उत्पादन होता है, तो जो इसका अयस्क है वो गैलेना कहलाता है। इसके अलावा अधात्विक खनिज में भी कुछ चीजें मैंने बताई थी कल। अधात्विक खनिज में क्या क्या चीजें हैं, तो जिन खनिज पदार्थों में लौह तत्व या कोई धात्विक तत्व ना हो उन्हें हम अधात्विक तत्व कहते हैं, अधात्विक खनिज कहते हैं। अभ्रक के विषय में हमने कल पढ़ लिया था, बताया था कि मैंने इसका निर्माण जो होता है, एक तो विद्युत उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है और ये कडप्पा सेल समूह में मुख्यतः पाया जाता है। बालाघाट और ग्वालियर इसका मुख्य उत्पादन जो क्षेत्र है वो है। इसके अलावा हम लोगों ने कल हीरे के संबंध में भी चर्चा कर ली थी, मैंने बताया भी था कि कुछ मजदूरों को हीरा मिला भी है बक्सवाहा में, है ना, अभी हाल ही में। तो पन्ना, सतना और छतरपुर 3 जगह जो है हीरा उत्पादन होता है। हिनौता है एवं मझगवा है जो पन्ना डिस्ट्रिक्ट में है, बक्सवाहा है हाल ही में काफी चर्चा में रहता है ये, छतरपुर और कोटरिया सतना, यहाँ पे हमने कल बात कर दी थी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो प्रथम डायमंड म्यूजियम है खजुराहो में, उसकी हमने कल बात की थी। और अगर आपसे डायमंड पार्क पूछा जाता है तो आप पन्ना में प्रस्तावित है, ये बात हम लोगों ने कल का पूरा टॉपिक में ये बात हम लोगों ने देख ली। अभी तक हमने जितना पढ़ा है धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में 2-3 खनिजों को हम लोगों ने डिटेल में देख लिया है। अगर यहाँ पे कोई ऐसी बात है जो आप लोगों को नहीं समझ में आई है या कोई ऐसी चीज़ है जो आपके सवाल हो, कोई इस टॉपिक से रिलेटेड या कोई भी आपके सवाल हो, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो आप ये है कि कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए ऐसी कोई चीज़ है जो आपको नहीं समझ में आई है। अगर समझ में आई है तब भी आपको कमेंट करना है कि हाँ मुझे समझ में आ गया है, आपका रिस्पॉन्स हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो पहले तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, उसके बाद हम आज जो चीज़ें हैं उसको हम शुरू करेंगे और हमारा जो स्टार्ट होगा वो ग्रेफाइट से स्टार्ट होगा। चलिए, आई होप कि आप लोगों को सारा जो टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आया हो। नहीं आया है तो भी जो चीज़ें हैं वो हम समझाएंगे, फिर से आपका डाउट क्लियर करेंगे। ग्रेफाइट, चलो ग्रेफाइट देखते हैं। ग्रेफाइट का सबसे पहले देखते हैं उत्पादक जिला कौन सा है, कहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्रेफाइट। तो एकमात्र जिला है बैतूल। आपको हम मैप के माध्यम से दिखाने का प्रयास करेंगे कि बैतूल है कहाँ। ये कुछ ऐसे है मध्य प्रदेश, है ना। एक तो ये है कि अगर आप लोग MPPSC की तैयारी कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा मैप का आइडिया होना चाहिए, है ना। और आप अपने आंसर में, खासकर जब आप मेंस लिखेंगे तो वहाँ पे आपको आंसर में ये मैप का इस्तेमाल हर जगह करना है। तो मैप बनाना तो आप लोग सीख ही लीजिए, वो आपके काम की चीज़ है। प्रीलिम्स में भी तो नहीं बहुत काम आएगा, लेकिन ये है कि मैप पता होता है तो आप लोगों के लिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना आसान हो जाता है। अगर आपने कभी भी कोई चीज़ देखी होगी मैप के माध्यम से तो वो भी क्लियर हो जाता है। तो बैतूल आपका जो है मध्य प्रदेश के यहाँ पे कहीं पे दिखता है आपको बैतूल, है ना। तो यहाँ पे जो है वो ग्रेफाइट का उत्पादन होता है बैतूल में। तो शायद अब आपको इस तरीके से मैप के माध्यम से याद रहे कि जो बैतूल डिस्ट्रिक्ट है
वहाँ पे ग्रेफाइट का उत्पादन होता है। चलिए, दूसरी बात क्या है इसमें कि जो इसका उपयोग है, एक तो ये पेंसिल आपको पता है, जो हम लोग पेंसिल का इस्तेमाल करते हैं, जो नीचे वो निब बनी होती है ना, जो नीचे निब बनी होती है वो ग्रेफाइट की बनी होती है। पेंट, इसके अलावा जो पेंट पोतने के काम में आता है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें ग्रेफाइट का इस्तेमाल होता है। आपको बस ये यहाँ पे पेंसिल पेंट का याद रखना है जहाँ पे ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा इसमें और क्या महत्वपूर्ण है कि विद्युत उद्योग जो है, विद्युत उद्योग में भी इसका उपयोग होता है ना, ट्रांसफार्मर वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ग्रेफाइट पेंसिल में, पेंट बनाने में, विद्युत उद्योगों वगैरह में ग्रेफाइट का इस्तेमाल किया जाता है। और ये कहाँ पे पाया जाता है, तो आई होप आप लोगों को अब अच्छे से याद रहेगा, या तो आप मैप के माध्यम से याद रखिए कि यहाँ पे है कोई डिस्ट्रिक्ट बैतूल नाम की, और बैतूल पे जो है ग्रेफाइट का उत्पादन होता है। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए, और इसमें क्या है इम्पोर्टेंट, एक तो ये है कि हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट मंडीदीप में है। ये मुझे लगता है कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम के लिहाज से, क्योंकि एक कंपनी है ना, तो मंडीदीप में इसकी स्थापना हुई है। उस कंपनी का नाम है हिंदुस्तान इलेक्ट्रो ग्रेफाइट, HEG करके कुछ ऐसे याद रखना है आपको। ये है कहाँ, मंडीदीप। अच्छा, ये क्वेश्चन जो मंडीदीप है ना, ये एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है। मंडीदीप है कहाँ, मंडीदीप कहाँ पे है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में मंडीदीप पड़ता है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है 2017 या 2018 के प्रीलिम्स में। आप पेपर एक बार वॉच कर लेना पुराने पेपर से। मैंने कई बार बताया है कि पेपर्स, अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर 10-15 साल के सॉल्व करते हैं तो कम से कम आपको 5 क्वेश्चन का फायदा होगा, क्योंकि MPPSC प्रीलिम्स में 5-7 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट कर देता है MPPSC। तो एक तो ये है कि आप देख लीजिएगा, पेपर जरूर प्रीवियस ईयर का अटेम्प्ट करिए। टेस्ट सीरीज तो अटेम्प्ट करना ही है आपको, और टेस्ट सीरीज की मैंने सारी चीज़ें बता भी दी हैं कई बार, मैं 2-3 दिन से लगातार चर्चा कर रहा हूँ। टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और टेस्ट सीरीज कहाँ से कैसे परचेस करनी है उसके विषय में मैंने बता दिया था, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। लेकिन अभी आपको याद रखना कि ये जो मंडीदीप है, ये क्वेश्चन पूछा गया और इसका डिस्ट्रिक्ट पूछा गया, तो आपको भी बताना है पहले, ठीक है, ताकि हमें ये समझ में आए कि आप लोगों को बेसिक इन्फॉर्मेशन है या नहीं डिस्ट्रिक्ट के संबंध में। आपको ये बताना है कि मंडीदीप जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है ना, किस डिस्ट्रिक्ट में मंडीदीप पड़ता है, ये आपको आंसर करना है। कमेंट सेक्शन पे आंसर करिए, देखते हैं कि कितने लोग सही आंसर कर पाते हैं। अच्छा, अब टेस्ट सीरीज की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक बार टेस्ट सीरीज का चर्चा हो गई, टेस्ट सीरीज के उसके संबंध में, कि टेस्ट सीरीज जो है PSC अड्डा ने, है ना, PSC अड्डा ने टेस्ट सीरीज ऑनलाइन 2022 के लिए, 2022 के प्रीलिम्स के लिए हम लोगों ने स्टार्ट की है। आप PSC अड्डा एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे इस टेस्ट सीरीज को परचेस कीजिए। बहुत सारे आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगे, लगभग 30-40 टेस्ट सीरीज मिलेंगे, है ना। और इन टेस्ट सीरीज का फ़ायदा ये है कि आपको सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, है ना, सब्जेक्ट वाइज हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, है ना। इसके अलावा जो कंप्यूटर का सेक्शन है वो, आयोग का सेक्शन है वो, ऐसे भी मिलेंगे। इसके अलावा फिर बाद में FLT टेस्ट भी मिलेंगे। तो बहुत सारे टेस्ट आपको बहुत कम रेट में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। टेस्ट सीरीज परचेस कीजिए। टेस्ट सीरीज का फ़ायदा ये है कि आप लोग अपना रेगुलर एनालिसिस कर पाएंगे, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हैं वो समझ में आएंगे। इसके अलावा क्या आप में कमियां हैं वो बातें आपको समझ में आएंगी, कौन सा पोर्शन है जो बेहतर करना है, कौन सा पोर्शन है जो हमारा अच्छा है। इन सब चीज़ों का जो नॉलेज होता है वो आपको केवल और केवल टेस्ट सीरीज से मिलेगा। तो टेस्ट सीरीज को परचेस कीजिए, आपके काम की चीज़ रहेगी, ठीक है। आपको पता है कि 80 नंबर कट ऑफ जा रहा है, और अगर 80 नंबर लाना है तो हमें, मैंने पहले बताया था कि क्लास, इसके 2 आधार हैं, क्लास और टेस्ट सीरीज। अगर आप इसे दोनों को करेंगे, हम लोग दोनों चीज़ें बहुत सस्ते रेट में, आपको पता है हम लोग यूट्यूब में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको कुछ जा नहीं रहा है, आप केवल इसको तैयारी के तौर पे देखिए, ठीक है। इसकी तैयारी जो है आपके प्रीलिम्स की हम लोग करवा रहे हैं, इसके लिए हम कोई चार्ज भी नहीं ले रहे हैं आपसे, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कीजिए। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी बहुत सस्ते रेट में हम लोगों ने प्रोवाइड की है ना, तो इस सुविधा का लाभ उठाइए। क्लियर है यहाँ तक बात? चलिए, तो आप लोगों को एक तो आंसर करना है कि मंडीदीप है कहाँ। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं।
मंडीदीप आप लोग आंसर कीजिए, ठीक है, किस डिस्ट्रिक्ट में। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अपना जो अगला अधात्विक खनिज वो है रॉक फॉस्फेट। रॉक फॉस्फेट उत्पादक जिला आपको याद रखना है झाबुआ, खरगोन एवं सागर, है ना। झाबुआ आपको पता है एकदम पूर्वी इलाका है, खरगोन आपको पता है दक्षिणी इलाका है, और सागर जो है वो लगभग मध्य में पड़ता है। तो रॉक फॉस्फेट झाबुआ याद रखना है, खरगोन याद रखना है और सागर आपको याद रखना है। 3 जिलों पे रॉक फॉस्फेट का प्रमुखतः उत्पादन होता है। इसका उपयोग क्या है तो देख लीजिए कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड NFL जो है ये गुना में है। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड आपसे पूछा जा सकता है, पता होना चाहिए। तो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड जो गुना जिला में है, इसका उपयोग जो होता है रॉक फॉस्फेट का उर्वरक बनाने में, रसायन बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो रॉक फॉस्फेट से अगर आपसे पूछा जाए कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड है कहाँ, तो आप क्लियर रहें कि वो गुना में है। और जो रॉक फॉस्फेट का उपयोग है वो कहाँ पे हो रहा है, तो आपको पता होना चाहिए कि उर्वरक बनाने के काम में जो है रॉक फॉस्फेट का इस्तेमाल हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक बात। चलिए चूना पत्थर देखते हैं। चूना पत्थर का उत्पादक जिला जो है, एक तो ये है कि कटनी में भारी मात्रा में, जबलपुर में और सतना में। कटनी जबलपुर अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट हैं 2, याद रखना है। और कटनी के बगल में ही सतना पड़ जाता है ना। तो आप अगर पूर्व साइड से चलेंगे तो सतना, कटनी, है ना, सतना, फिर एक मैहर जगह है वहाँ पे फिर कटनी पड़ जाता है। तो सतना, फिर मई कटनी और फिर जबलपुर। तो बगल की तीनों जो लगे हुए जिले हैं वहाँ पे जो चूना पत्थर है उसका उत्पादन किया जाता है। क्लियर है वहां तक। चलिए कटनी को चूना नगरी कहते हैं, ये बात आपको याद रखना। कटनी को क्या बोलेंगे, इंपॉर्टेंट है। कटनी को क्या बोला जाएगा, चूना नगरी। कटनी को क्या बोला जाएगा, चूना नगरी। आपको अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि चूना नगरी किसे बोलते हैं तो आप कटनी टिक करेंगे। ठीक है, ये बात यहाँ तक याद रहेगा आप लोगों को। आई होप कि अब आपको 2-3 बार मैंने बात की है चूना नगरी कटनी की, तो आपको याद रहेगा चूना नगरी कटनी। चलिए उत्पादन में आंध्र प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। यानी कि पहले स्थान पे जो चूना पत्थर का उत्पादन है वो कौन सा करता है राज्य, आंध्र प्रदेश। और दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश। दोनों प्रदेश जो हैं पहले और सेकंड नंबर पे। आंध्र पहले स्थान पे है। आंध्र पूछे या ना पूछे आपसे चूना पत्थर के उत्पादन में मध्य प्रदेश का जरूर स्थान पूछ लेगा। तो आपको पहला भी याद रखना है कि पहले स्थान पर फर्स्ट पे आंध्रा है ना, फर्स्ट पे आंध्रा है और दूसरे पे क्या है, MP है। किसके उत्पादन में, चूना पत्थर के उत्पादन। चलिए अब मैंने बताया था कि कटनी में तो उत्पादन होता है, जबलपुर में होता है, सतना में होता है। तो कटनी में एक मुड़वारा जगह है, एक रेलवे स्टेशन भी है मुड़वारा, सतनी में, वो सतना में, सॉरी कटनी में। तो ये मुड़वारा जो जगह है वहीं पे जो है चूने पत्थर का उत्पादन होता है। क्लियर है यहाँ तक बात। ठीक है, कोई डाउट या कोई सवाल, कोई भी डाउट या कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइए। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम संगमरमर।
उत्पादक जिला देख लेते हैं। संगमरमर का उत्पादक जिला है जबलपुर। चूना पत्थर और संगमरमर दोनों जबलपुर में काफी मात्रा में होता है। संगमरमर याद रहेगा आपको, धुआंधार जलप्रपात तो याद होगा, धुआंधार जलप्रपात जरूर याद होगा। ये कहाँ मैंने बताया था, जबलपुर में। और ये जो जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात है, ये संगमरमर के बीच में ही कुछ ऐसा है, इसीलिए बोला जाता है काफी सुंदर जगह है ना। दोनों किनारे संगमरमर के पत्थर एक प्रकार से दिखते हैं, है ना, चट्टानें दिखती हैं, और उसी बीच में से धुआंधार जलप्रपात दिखेगा आपको, है ना। तो आपको अगर धुआंधार जबलपुर याद है तो आपको ये भी याद रहेगा कि जो संगमरमर है वो कहाँ पे है, जबलपुर में। यहाँ कायांतरित शैलों में पाया जाता है। संगमरमर कायांतरित शैलों में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है, कायांतरित शैलों में। अब शैल तो हम नहीं पढ़ाएंगे, जब हम पढ़ाएंगे तब हम देखेंगे चट्टानों का पार्ट, जब इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको हम बता देते, चट्टानें जो है 3 प्रकार की होती हैं। एक आग्नेय चट्टान होती है, ये लावा से इसका निर्माण होता है। एक कायांतरित चट्टान होती है, और एक अवसादी चट्टान होती है ना। 3 अलग अलग चट्टानें। तो लावा से जो है आग्नेय शैलों का निर्माण होता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे होती है अवसादी, मतलब कुछ पदार्थ गए ऐसे जमा हो गए, फिर कुछ पदार्थ गए जमा हो गए, परत दर परत जो जमा होने वाली चट्टान है, निक्षेपों से जो चट्टानों का निर्माण हो गया वो अवसादी होती है। और रासायनिक कारणों से जो चट्टान अपना रूप बदल देती है वो कायांतरित होती है। तो ये एक प्रकार से कायांतरित शैलों में पाई जाती है, यानी कि रासायनिक ताप और दाब में अंतर की वजह से ये कायांतरित शैलों में पैदा हो जाता है। चूना पत्थर होता है ना, चूना पत्थर। चूना पत्थर का कायांतरण होता है, ताप एवं दाब की वजह से इसका रूप परिवर्तित होता है और ये संगमरमर में बदल जाता है। ठीक है, तो संगमरमर अब आपको पता रहेगा जबलपुर में है, कायांतरित शैलों में ये पाया जाता है। और कायांतरित शैलों का कैसे निर्माण होता है कि वो अवसादी आग्नेय चट्टानों से रूप परिवर्तित करके जो है कायांतरण करके संगमरमर का निर्माण करते हैं। चलिए, इसके भंडारण में राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट। मैं फिर से आप लोगों को बोल रहा हूँ, सेकंड पोजीशन है संगमरमर की, संगमरमर की सेकंड पोजीशन है, यानी सेकंड में उत्पादन है एमपी का। और पहले अगर आपसे पूछ ले तो राजस्थान टिक करेंगे। ये लगातार क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, खनिजों से क्वेश्चन बनना, उद्योगों से क्वेश्चन बनना, ऊर्जा संसाधन वाले टॉपिक से क्वेश्चन बनना। ऐसा कोई ईयर नहीं रहता एमपीपीएससी प्रीलिम्स में जहां से यहाँ से 1-2 क्वेश्चन ना है ना, कुछ नहीं। इवन एमपीपीएससी मेंस तक में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, उत्पादक स्थल पूछ लेते हैं। तो ये बात आपको भूलनी नहीं है कि जो संगमरमर है उसके उत्पादन में जो जबलपुर है में सबसे ज्यादा होता है। इसके अलावा अगर राष्ट्रीय स्तर पे देखें तो सबसे पहले राजस्थान है, जहाँ पे पहले नंबर पे उत्पादन है, और दूसरे नंबर पे एमपी है संगमरमर। ये बात यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को कि नहीं क्लियर है? फिर एस्बेस्टस देखते हैं, ये भी हमारा एक अधात्विक खनिज है। उत्पादक जिला हमको याद रखना है झाबुआ, एकदम पश्चिमी भाग, एकदम पश्चिमी जो भाग है झाबुआ। आपको पता होगा, हम मैप के माध्यम से कई बार दिखा चुके हैं। जिन लोगों ने मध्य प्रदेश को पढ़ना स्टार्ट किया था, हमने 16 तारीख से क्लास स्टार्ट की थी, 16 अक्टूबर से। जिनने स्टार्टिंग के पॉइंट टॉपिक पढ़े होंगे उन लोगों को बहुत अच्छे से मैप पता होगा कि कौन से डिस्ट्रिक्ट की हम कहाँ पे बात कर रहे हैं। तो एस्बेस्टस जो है वो झाबुआ में उत्खनित होता है। यह मैग्नीशियम, सिलिका एवं जल के मिश्रण से बनता है। किससे? मैग्नीशियम, सिलिका एवं वाटर। MSW याद रखना आप लोग, MSW एक कोर्स होता है ना, मास्टर ऑफ सोशल वर्क, है ना, मास्टर ऑफ सोशल वर्क, जिसको MSW कहते हैं। तो MSW याद रखना। एस्बेस्टस कैसे बनता है? MSW से, मैग्नीशियम से, सिलिका से एवं वाटर या जल से। क्लियर है? MSW आपको नहीं बोल रहा। इसका उपयोग कहाँ पे होता है? तो एक तो ये सीमेंट बनाने में इसको उपयोग करते हैं, इसका हम एस्बेस्टस का स्लेट बनाने में करते हैं, आपको पता ही होगा। इसके अलावा जो टाइल्स का निर्माण हम लोग करते हैं वहां पे भी एस्बेस्टस का निर्माण किया जाता है। तो सीमेंट, टाइल्स, स्लेट
आदि का निर्माण करने में जो है एस्बेस्टस का उपयोग किया जाता है। यहाँ तक बात क्लियर है? आप लोगों को संगमरमर एस्बेस्टस से कोई परेशानी या कोई ऐसी चीज जो ना समझ में आ रही हो, कंफ्यूज कर रही हो? ठीक है, आप लोग हमें कमेंट सेक्शन करके बताइए अगर कोई परेशानी है तो, और नहीं है तब भी आपको बताना है, और कमेंट जरूर करना। एक तो आप लोग क्या है, कमेंट करने में हमेशा कंजूसी करते हैं। भाई कमेंट करना है आपको, है ना? हमें ये पता होना चाहिए कि आप लोग पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, कोई ऐसी चीज़ें तो नहीं है जो डाउट हो आपके मन में, आपके कोई सवाल तो नहीं है। आप रेगुलर कम्युनिकेट कीजिए हमसे, तभी चीज़ें अच्छी लगेंगी, हमें भी ये पता चले, हमें भी कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ आप लोग पढ़ रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, या हम आपको अच्छी चीज़ें समझा पा रहे हैं, जो फैक्ट है, जो कॉन्सेप्ट है वो बेहतर डिलीवर कर पा रहे हैं। तो आप लोगों को कमेंट जरूर करना है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, फेल्सपार देखते हैं। पहले हमको ये बताइए कि आप लोगों को यहाँ पे अभी तक कोई परेशानी तो नहीं है, कोई आपके सवाल तो नहीं है? चलिए, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई होंगी सारी बातें। अगला देखते हैं हम लोग। हमारा अगला जो अधात्विक खनिज है वो फेल्सपार है। फेल्सपार उत्पादक जिला याद रखना है जबलपुर, शहडोल। कहाँ रहेगा फेल्सपार का उत्पादन? जबलपुर में और शहडोल में। ये अभ्रक का सह उत्पाद है। इसका मतलब जहाँ अभ्रक उत्पादन होता है, मतलब अभ्रक के साथ एक प्रकार से उत्पादित होता है। फेल्सपार में दो चीजें याद रखनी है, एक तो जबलपुर में है, एक शहडोल में, और ये अभ्रक का सह उत्पाद है। क्लियर बात यहाँ तक? चलिए, बायराइट है एक आपका, बायराइट के विषय में देखते हैं। उत्पादक जिला आपको याद रखना टीकमगढ़। टीकमगढ़ जो है उत्पादक जिला है, ठीक है, किसका? बायराइट का। इसे बेरियम सल्फेट भी कहते हैं, इसका दूसरा नाम आपको याद रखना अच्छे से, ठीक है। एक तो ये है उत्पादक जिला कौन सा है? टीकमगढ़। और ये इसको अन्य किस नाम से जानते हैं? तो बेरियम सल्फेट के नाम से जानते हैं। क्लियर बात यहाँ तक? आई होप कि इसमें कुछ ऐसी चीजें नहीं है जो बहुत ज्यादा समझाने वाली हो या परेशान करने वाली हो। आपको उत्पादक जिला याद रखना है टीकमगढ़, और बेरियम सल्फेट इस दूसरे नाम से पुकारा जाता है। सूरमा, इसका जो उत्पादन है वो जबलपुर में होता है, ठीक है। जबलपुर में ही सूरमा का उत्पादन होता है, इसके अलावा कहीं पे नहीं होता। तो ये बात आपको याद रखना है। अगर सूरमा का संबंध पूछे तो केवल और केवल जबलपुर हमको टिक करना है, ठीक है। तो अब तक हम लोगों ने दो चीजें पढ़ ली हैं, एक हमने धात्विक खनिज पढ़ लिए हैं, एक हमने अधात्विक खनिज पढ़ लिए हैं। इन दो सेक्शन पे अगर कोई भी परेशानी है या कोई भी सवाल है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। नहीं है सवाल तब भी आपको बताना है कि हाँ हमको सारी बातें समझ में आ गई। अब हम देखते हैं अपना आणविक खनिज। आणविक खनिज में एक ही खनिज हमको पढ़ना है, वो है यूरेनियम। क्या? यूरेनियम। ज्यादातर लोग इससे परिचित होंगे, खासकर जो साइंस बैकग्राउंड के लोग हैं वो लोग जरूर परिचित होंगे। आजकल हम जो परमाणु ऊर्जा उत्पादित करते हैं उसमें जो कच्चे माल के रूप में अगर हम ये कहें तो यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं। तो उत्पादक स्थल आपको पहले तो यूरेनियम का याद रखना है कि मध्य प्रदेश में बड़ा मलहरा, ये भी आपका शायद छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है ना, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। बक्सवाहा, मैंने पहले बताया कि पन्ना, ये जो बक्सवाहा ये हीरे के लिए भी चर्चा में है। तो बड़ा मलहरा, छतरपुर, बक्सवाहा, छतरपुर, यहाँ पे क्या होता है? यूरेनियम। इसके अलावा आपके पूर्वी भाग में जो शहडोल डिस्ट्रिक्ट है वहां पे यूरेनियम के भंडार मिलेंगे,
3 स्थान है जहाँ पे यूरेनियम अभी हाल में मिल रहे हैं। एक तो बड़ा मलहरा है, दूसरा बक्सवाहा है, जो दोनों हैं छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ते हैं, और शहडोल में जो है यूरेनियम का उत्पादन हो रहा है, भंडार में है। उत्पादक स्थल आप लोगों को याद रहेगा, उत्पादक स्थल आप लोगों को जरूर याद होना चाहिए, क्योंकि वही सवाल है जो सबसे ज्यादा बनता है। फिर या तो वो अयस्क पूछ लेते हैं, इनके अयस्क कौन से हैं। उत्पादक स्थल आई होप कि अब आपको यूरेनियम का याद रहेगा, शहडोल और छतरपुर। शहडोल को यूरेनियम जिला भी कहते हैं, तो ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्रीलिम्स के लिए, एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए है। साथ ही साथ एमपी जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं और एमपी जो पटवारी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये सब चीज़ें जो हैं सभी एग्ज़ाम में आपके काम आएगा। इसके अलावा जो भी आप आपका एग्ज़ाम देने की तैयारी में है उसको भी काम में आएगा। तो यूरेनियम जिला अगर आपसे पूछा जाता है तो क्या टिक करेंगे आप? शहडोल टिक करें। अच्छा, कुछ इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ, बहुत जल्दी आपको पता है एमपीएसआई का भी नोटिफिकेशन आने वाला है। एमपीएसआई, एमपी पटवारी, ये खबर चल रही है न्यूज़पेपरों में। और जल्दी एमपीएसआई, एमपी पटवारी, क्योंकि इस समय लगातार आयोग यानी एमपीपीएससी और जो व्यापम है वो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने की कोशिश में लगे हुए है ना। तो आपको पता है कि 2017 से जो है एग्ज़ाम नहीं हुई है एसआई की, तो बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि 2022 में नोटिफिकेशन आएगा और अच्छी खासी जो पोस्ट है वो इस बार एमपीएसआई में आने वाली। क्लियर है ये बात यहाँ तक? तो आप लोग कमर कस लीजिए और तैयारी प्रारंभ कर दीजिए। आप नोटिफिकेशन का वेट करेंगे तो आप बहुत देर हो जाएंगे, ठीक है। आपको अभी से स्टार्ट करना है तैयारी, है ना। अभी से मतलब आज से ही स्टार्ट करना। जिन लोगों ने नहीं किया है, जिन लोगों ने तैयारी शुरू कर दिया है, वो लोग तो बहुत ही शानदार है। चलिए, इसका जो प्रमुख खनिज अयस्क है वो पिंच ब्लेंड है। क्या है इसका प्रमुख खनिज अयस्क? पिंच ब्लेंड। आपको ये पिंच ब्लेंड याद होना चाहिए। किसका खनिज अयस्क है? यूरेनियम का। और किस जिले को यूरेनियम जिला बोलते हैं? तो शहडोल जिले का, ठीक है। कहाँ पे उत्पादन है? एक तो छतरपुर और एक शहडोल। छतरपुर में कहाँ? बड़ा मलहरा और बक्सवा। चलिए, तो हमने देख लिया आणविक खनिज। मैंने पहले बताया कि आणविक खनिज में केवल एक पढ़ेंगे। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं जीवाश्म जो खनिज है वहां पे। चलिए, जीवाश्म खनिज में हमारा क्या है? दो चीजें रहेंगी, कोलबेड मीथेन होगा, एक कोयला। कोयला को हम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम अन्य चीजें देखेंगे। तो मध्य प्रदेश में जो कोयला उत्पादन है उसमें मध्य प्रदेश का चौथा स्थान है। कौन सा स्थान है मध्य प्रदेश का? चौथा स्थान है। याद रहेगी ये बात। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कोयले के उत्पादन में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है, तो आप क्या टिक करेंगे? चौथा स्थान। सर्वाधिक जो कोयला है वो सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? इसको सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट को क्या बोलते हैं? कौन सी राजधानी कहा जाता है इसको? एक राजधानी के नाम से जाना जाता है, हमने पहले भी बताया। आपको ये बताना है, अभी आपको ये याद रखना है कि कोयला जो है सिंगरौली में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। और जो सिंगरौली, उसको किस राजधानी के नाम से जाना जाता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन आंसर सेशन हम बीच बीच में लेते हैं। जो कोयले की सबसे मोटी परत है वो सिंगरौली में पाई जाती है, ये याद रहेगा। यहाँ पे कोयले से क्वेश्चन बहुत बनते हैं, आपको कोयला बिल्कुल नहीं बोलना है। तो सिंगरौली में जो है कोयले की सबसे मोटी परत पाई जाती है। सिंगरौली को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी, लो मैंने ही बता दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने जवाब ना दिया होगा, पता है मुझे। ऊर्जा राजधानी के नाम से सिंगरौली को जानते हैं। तो सिंगरौली में सबसे ज़्यादा जो है उत्पादन होता है किसका? कोयले का। इसके अलावा कोयला जो है वो ईंधन एवं शक्ति के स्रोत में सबसे महत्वपूर्ण एवं उपयोगी है। आपको पता है कि जो ताप विद्युत उत्पादन की हम बात करते हैं, ताप विद्युत संयंत्रों की जो बात करते हैं, वो सारे के सारे कोयले पे ही आधारित होते हैं। और आपको पता है कि भारत में जो है अभी भी ताप विद्युत का जो स्थान है वो सबसे आगे है। तो कोयला जो है हमारे लिए इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो कोयले में चौथा स्थान, सिंगरौली सबसे ज्यादा, ऊर्जा राजधानी, ईंधन शक्ति के रूप में उत्पादन होता है। चलो, बिटुमिनस प्रकार का जो है कोयला मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कैसे कोयला पाया जाता है मध्य प्रदेश में? बिटुमिनस प्रकार का, मतलब कोयले के प्रकार हैं। फिर हम जब कोयला पढ़ेंगे सेक्शन पूरा का पूरा ज्योग्राफी में, तो उसमें हम बताएंगे कोयले वाले को कितने प्रकार के कोयले। बस आपको याद रखना है कि दूसरे प्रकार के कोयला बिटुमिनस जो मध्य प्रदेश में पाया जाता है।
कोयला जो है ना, इसको उद्योगों की जननी कहते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए आपको याद रखना है। तो कोयलों को क्या बोला जाता है? उद्योगों की जननी। या तो आपसे ये पूछ लेगा कि उद्योगों की जननी इनमें से किसे कहा जाता है? कोयला रख देगा, तांबा रख देगा, मैग्नीज रख देगा, हीरा रख देगा। आपको याद रहना चाहिए कि जो कोयला है वही उद्योगों की जननी है। उद्योगों की जननी इसलिए क्योंकि कोई भी जो उद्योग स्थापित होते हैं, है ना, कोई भी जो उद्योग स्थापित हो तो उसके लिए क्या है? ऊर्जा आवश्यक होती है, यानी कि विद्युत आवश्यक होता है। और विद्युत के लिए मैंने पहले ही बताया कि जो सबसे बड़ा सोर्स है वो कोयला है। ठीक है बात यहाँ तक? चलिए, गोंडवाना कल्प क्षेत्र में कोयला भंडार पाए जाते हैं जो दक्षिण और पूर्व में है ना। बस आपको बस इतना याद रखना है कि गोंडवाना कल्प क्षेत्र में पाए जाते हैं। अभी मैं जब कोयलों को मैप के माध्यम से दिखाऊंगा तो आप लोग समझ जाएंगे। लगभग 2767 मिलियन टन के भंडार मध्य प्रदेश में कोयले के हैं। क्लियर है बात यहाँ तक? अब मध्य प्रदेश के कोयला क्षेत्र हम देख लें। मध्य प्रदेश में 2 कोयला क्षेत्र, एक मध्य भारत कोयला क्षेत्र और एक सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। कितने कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में? एक सतपुड़ा कोयला क्षेत्र और एक मध्य भारत कोयला क्षेत्र। अब आपको मैप के माध्यम से दिखाएंगे तब आपको क्लियर हो। ये जो है हमारा, ये सतपुड़ा कोयला क्षेत्र दिख रहा है मैप में आप लोगों को अच्छे से। ये जो मध्य प्रदेश का दक्षिणी भाग है वो सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, मैंने सतपुड़ा श्रेणी भी बताई थी तो आपको पता है। इसके अलावा ये इसको, इस वाले जो भाग को बोलते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश, इसको मध्य भारत का कोयला प्रदेश बोलते हैं, कोयला क्षेत्र बोलते हैं। तो 2 आपको दिमाग में पिक्चर बन गई होगी कि कहाँ कहाँ पे कोयला पाया जाता है। एक तो मध्य भारत का क्षेत्र, मध्य भारत में मध्य में नहीं चले जाना है आपको, बस पूर्वी क्षेत्र याद रखना है, इसको बोला जाता है मध्य भारत कोयला क्षेत्र है, तो पूर्वी भाग। और इसके अलावा मध्य प्रदेश का दक्षिण भाग जिसको हम सतपुड़ा कोयला क्षेत्र बोला। क्लियर है यहाँ तक बात? चलिए, अब सतपुड़ा क्षेत्र में क्या क्या है, मध्य भारत में क्या क्या वो देखते हैं। तो मध्य प्रदेश में एक सोहागपुर जगह है, शहडोल डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे पाया जाता है। एक सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे पाया जाता है। एक जोहिला घाटी है, वहाँ पे कोयला पाया जाता है। और एक उमरिया डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे कोयला पाया जाता है। तो मध्य भारत में कितने कोयला क्षेत्र हैं? 4, सोहागपुर, सिंगरौली, जोहिला और उमरिया। इसी प्रकार से जो सतपुड़ा हमने दक्षिण भाग में दिखाया, वहाँ पे कौन कौन से? एक मऊ पानी दिखेगा आपको, एक कान्हन घाटी दिखेगा आपको, एक पेंच घाटी दिखेगा और एक शाहपुर तवा क्षेत्र दिखेगा। ये बात आप लोगों पे यहाँ पे क्लियर है या नहीं? मैप के माध्यम से मैंने दोनों एरिया आपको दिखाई दिए हैं। इसके अलावा मैं बता रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे कोयला पाया जाता है। अगर सतपुड़ा में बात करें तो मऊ पानी, कानन घाटी, पेंच घाटी और शाहपुर। और अगर हम मध्य भारत की बात करें तो सोहागपुर, सिंगरौली, जोहिला घाटी और उमरिया, यहाँ पे कोयला पाया जाता है। बात क्लियर है आप लोगों को? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैप के माध्यम से मैंने आपको फिर से दिखा दिया है, आप एक बार फिर से समझ लीजिए। अब मध्य भारत कोयला क्षेत्र की हम पहले बात करते हैं, मतलब कि अपने ये जो मध्य प्रदेश है इसका जो पूर्वी भाग है इस पे बात करते हैं कि यहाँ पे कहाँ पे कोयला है। तो भंडार की दृष्टि से आपको रखना है कि मध्य प्रदेश में जो भंडार होंगे सबसे ज्यादा कहाँ पे है? मध्य भारत, यानी यहाँ पे है जो वो सबसे ज्यादा कोयला पाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक बात? चलिए, खाने जो है विंध्य प्रदेश के सोन नदी मैंने पहले बताया था, शहडोल के अमरकंटक अनूपपुर के अमरकंटक नामक जगह से कौन सी नदी निकलती है? सोन नदी। और उसी नदी बेसिन पे ये जो है कोयला पाया जाता है। ठीक है, ये बात क्लियर। उत्पादन में भी जो है इस समय वर्तमान में सर्वाधिक योगदान कौन दे रहा है? मध्य भारत कोयला क्षेत्र। तो मध्य भारत कोयला क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो भंडार भी यहाँ सबसे ज्यादा है और यहाँ पे भंडार सबसे ज्यादा है और यहाँ पे उत्पादन भी सबसे ज्यादा है मध्य भारत कोयला क्षेत्र। अब 4 एरिया में देख लेता हूँ। सोहागपुर कोयला क्षेत्र है, जगह याद रखना, शहडोल। सोहागपुर कोयला क्षेत्र कहाँ पे है? शहडोल। सोहागपुर कोयला क्षेत्र कहाँ पे है? शहडोल। राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब मैंने ही पहले बता दी कि सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र मध्य भारत है, तो स्वाभाविक सी बात है कि मध्य भारत में कोई क्षेत्र होगा जो सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र होगा, तो कौन सा क्षेत्र है? वो सोहागपुर। यहाँ पे कोयले की बहुत सारी परतें हैं, इसलिए सबसे बड़ा क्षेत्र है। प्रथम श्रेणी का कोयला यहाँ पे मिलता है, यानी उत्तम श्रेणी का जो कोयला है वो यही मिलता है। फिर दूसरा जो एरिया है सिंगरौली है, सिंगरौली एक डिस्ट्रिक्ट है। दूसरा प्रमुख क्षेत्र है मध्य भारत कोयला क्षेत्र में। ठीक है, मध्य भारत कोयला क्षेत्र में कौन सा प्रमुख दूसरा है? सिंगरौली क्षेत्र। यहाँ भी उत्तम श्रेणी का जो कोयला है वो यहाँ पे मिल जाता है आपको। क्लियर है बात यहाँ तक? क्लियर है?
या कोई ऐसी चीज़ जो आप लोगों को डाउट क्रिएट कर रही हो या आपके सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे सवाल पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सिंगरौली जो है हमारा दूसरा प्रमुख कोयला क्षेत्र है। यहाँ भी उत्तम श्रेणी का कोयला मिलता है और यहाँ पे 136 मीटर की परत कोयले की पाई जाती है, जो विश्व की दूसरी सबसे मोटी तथा एशिया की सबसे बड़ी कोयला परत है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपको जानना। सबसे पहले तो मध्य भारत कोयला क्षेत्र सबसे बड़ा है, उत्पादन में भी सबसे बड़ा है, भंडार में भी सबसे बड़ा। अगर ये पूछे कि सुहागपुर कोयला क्षेत्र तो सबसे बड़ा, उस पूरे एरिया में सबसे बड़ा वो। अगर हमसे ये पूछे कि सिंगरौली में एक मोटी परत है, तो आपको याद रखना है कि 136 मीटर की यहाँ पे परत पाई जाती है, जो विश्व की दूसरी है और एशिया की सबसे मोटी परत। मतलब एक प्रकार से कहें तो इतनी मोटी, 136 मोटी, ये तो नहीं दिखेगा यहाँ पे, बस आप समझ लो कि 136 मीटर बहुत होता है ना। तो 136 मीटर मोटी परत जो है कोयला की कहाँ पाई जाएगी? सिंगरौली क्षेत्र में। सिंगरौली क्षेत्र में 136 मीटर परत की, विश्व की दूसरी और जो एशिया के हो सबसे बड़ी कोयला। ठीक है, यहाँ पे सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। ठीक है, ये बात आपको पता ही है, जब मैंने घाटिया योजना पढ़ाई थी। तो उमरिया कोयला क्षेत्र इसमें एक तीसरा है सबसे, ये भी बड़ा कोयला क्षेत्र है। यहाँ पे 6 परतें पाई जाती है। तो उमरिया में कुछ विशेष नहीं है, बस यहाँ पे याद रखना 6 परतें हैं। और जो आखिरी है हमारा मध्य भारत कोयला क्षेत्र में जोहिला है, ये वीरसिंहपुर के पास में है, उमरिया में, यहाँ भी 6 परतें हैं। तो अभी तक हमने मध्य भारत कोयला क्षेत्र में 4 चीजें देख ली हैं, एक सिंगरौली, एक सुहागपुर, एक उमरिया और एक जोहिला क्षेत्र। अब हम देखते हैं सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, जो हमने आपको एक बार फिर मैं मैप के माध्यम से दिखाता हूँ आप लोगों को। मैं बार बार मैप इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को चीजें समझ में आ जानी चाहिए मैप के माध्यम से। ठीक है, अब ये हम इस वाले एरिया, यानी इसको हम सतपुड़ा बोलते हैं, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, इस पे बात करते हैं। यहाँ साधारण प्रकार का कोयला है और ज्यादा मोटा नहीं, 5.4 मीटर की 4 परतें यहाँ पे पाई जाती है। कहाँ पे? मोह पानी वाले क्षेत्र में। यहाँ पे भी 4 हैं, तो एक मोह पानी एरिया है साधारण प्रकार का, 4 परतें यहाँ पे पाई जाती है। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए, दूसरा है हमारा कान्हन घाटी। क्या है दूसरा हमारा? कान्हन घाटी। जो कान्हन घाटी है वो छिंदवाड़ा में है। कहाँ है कान्हन घाटी? छिंदवाड़ा में। यहाँ निम्न किस्म का कोयला पाया जाता है। तो बस एरिया आपको याद रखना है, यहाँ पे कान्हन घाटी कहाँ पे है? छिंदवाड़ा। क्लियर है यहाँ तक बात? तो 2 हमने मोह पानी और कान्हन घाटी सतपुड़ा में देख लिया। इसके अलावा जो पेंच घाटी है वो छिंदवाड़ा जी, यहाँ पे भी कोयला मिलता है। 18 किलोमीटर लंबी पेटी है, 18 किलोमीटर ऐसे समझ लो कि लंबी एक पेटी है जहाँ पे कोयला मिलता है। कौन से में? पेंच घाटी में। ये पेंच घाटी आपको याद होना चाहिए। और जो आखिरी हमारा शाहपुर तवा है, यह बैतूल और होशंगाबाद के मध्य तवा घाटी है, वहीं पे ये शाहपुर तवा क्षेत्र का कोयला क्षेत्र पाया जाता है। यहाँ भी 3 परतें हैं और ये सारे ताप विद्युत केंद्र है यहाँ पे, जहाँ पे ये कोयला आपूर्ति यहाँ से होती है। कहाँ से? शाहपुर तवा क्षेत्र से। तो हमने कोयला क्षेत्र 4 देख लिए हैं। आप लोगों को अगर यहाँ कोई सवाल हो तो आप लोग हमको बता सकते हैं। कोई सवाल हो तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, या आपको कोई डाउट हो तब भी हमको आपको बताना है। आई होप कि आप लोगों को यहाँ पे जो हमने मैप दिखाया था, अब आपको सतपुड़ा और यहाँ मध्य भारत कोयला क्षेत्र आपको क्लियर हो गया होगा। अगर सबसे मोटी पूछे तुरंत टिक करना है आपको। कहाँ पे? 136 मीटर, सिंगरौली, जो दुनिया की दूसरी और एशिया की सबसे बड़ी कोयला परत है ना। और राज्य का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र पूछे तो मध्य भारत कोयला क्षेत्र में सबसे बड़ा हो जाएगा सोहागपुर, और सबसे ज्यादा उत्पादन और भंडारण मध्य भारत कोयला क्षेत्र में। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए, आखिरी जो हमारा खनिज है वो देख लेते हैं, कोल बेड मीथेन। क्या है हमारा ये? कोल बेड मीथेन। चलिए, ये क्या है स्थिति इसकी?
एक तो ये शहडोल जिले के सुहागपुर में कोल बेड मीथेन के भंडार पाए जाते हैं, जहां मैंने बताया था कि जो सुहागपुर है सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है, सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है ना सुहागपुर। और सुहागपुर कहाँ है? शहडोल में। तो ये जो सुहागपुर है यहीं पे कोल बेड मीथेन भी के भंडार मिले हैं। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। यह कोयला भंडारों के साथ संयुक्त रूप से पाया जाता है। तो जो कोल बेड मीथेन है वो कोयला के साथ ही पाया जाता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि ये ग्वालियर और भिंड मुरैना में तो मिलने वाला नहीं है। मतलब जहाँ पे कोयला उत्पादन होता है वहीं पे ये कोल बेड मीथेन मिलेगा। और मैंने पहले ही बताया कि कोल बेड जो कोल उत्पादन है वो सुहागपुर सबसे बड़ा है, मध्य भारत सबसे बड़ा है। तो स्वाभाविक सी बात है, या तो मध्य भारत होगा या तो सतपुड़ा रीजन में होगा। तो शहडोल जिले के सुहागपुर में कोल बेड मीथेन के भंडार पाए गए हैं और यह कोल बेड मीथेन कोयला भंडार के साथ मिलता है। सुहागपुर में जो इसका उत्पादन है वो रिलायंस मतलब अनिल धीरूभाई अंबानी वाला जो ग्रुप है, मुकेश अंबानी वाला जो ग्रुप है ना, वो उत्पादन यहाँ पे रिलायंस उत्पादन कर रहा है। कहाँ पे? सुहागपुर में। क्या चीज? कोल बेड मीथेन। क्लियर है बात यहां तक? कुछ अन्य तथ्य देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश जो हमने खनिज वाला उत्पादन वाला खनिज वाला जो पार्ट देखा उसमें अन्य चीजें क्या हैं जो महत्वपूर्ण। अभी तक हमने अधात्विक खनिज, धात्विक खनिज, आणविक खनिज और हमने जीवाश्म खनिज, जितने भी इंपॉर्टेंट है मैक्सिमम हम लोगों ने कवर कर लिए हैं। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट, सारे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है उस पर हमने बात कर ली। ठीक है, ऐसी कोई भी चीज है जो अभी तक आप लोगों को नहीं समझ में, बार बार मैं कह रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको आप जरूर बताएं। और अगर चीजें समझ में आई तब भी आपको कमेंट करना। ठीक है, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसमें दो चीजें आप लोगों को जरूर करना है। एक तो वीडियो को लाइक करना है, तो वीडियो की जो लिंक है उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है। साथ ही साथ आपको कमेंट जरूर करना है, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हम सही दिशा में जा रहे हैं या हमें कोई कमी तो नहीं है या कोई ऐसी चीज़ है जो हम मिस तो नहीं कर रहे। तो आपको कमेंट जरूर करना है, जरूर करना है, जरूर करना है। चलिए अन्य तथ्य देख लेते हैं क्या है इस खनिज वाले पार्ट से। सबसे बात ये है, पहली बात तो ये 20 प्रकार के मध्य प्रदेश में खनिज जो है वो पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 20-22 प्रकार के। तो आपको नंबर ये बहुत नहीं पूछेगा क्योंकि कंफ्यूजन रहता है हमेशा, बस याद रखना है, आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो मध्य प्रदेश में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 20 प्रकार के। ये बात आपको जरूर याद रखनी। मध्य प्रदेश खनिज निगम की स्थापना 1962, इसको आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, दिमाग में स्क्रीनशॉट ले लो, जहां लेना है ले लो। 1962 मध्य प्रदेश खनिज निगम की स्थापना, ये ईयर जो है महत्वपूर्ण रहेगा। पहली खनिज नीति भी आपको याद रखना है 1995, हिंदी में लिख किया है। ठीक है, पता होगा आप लोगों को। 1995 पहली खनिज नीति। पहली खनिज नीति अगर आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में पहली खनिज नीति कब की है, कब बनाई गई, तो 1995। मध्य प्रदेश खनिज निगम की स्थापना कब की गई, तो 1962। नई जो हमारी खनिज नीति है जो वर्तमान में चल रही है 2010 में, यानी कि 15 साल बाद 1995 में पहली खनिज नीति बनी। उसके बाद 15 साल हुए और हमने 2010 में एक नई खनिज नीति बना दी। वर्तमान में जो है यही खनिज नीति काम कर रही है। ठीक है, 12 साल हो गए। तो मध्य प्रदेश खनिज निगम की स्थापना 1962, पहली खनिज नीति 1995 और नई खनिज नीति 2010। क्या बात है यहाँ तक? ग्रेफाइट को हम काला शीशा कहते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। ग्रेफाइट को हम क्या बोलते हैं? काला शीशा। याद रहेगी ये बात। मध्य प्रदेश में लौह अयस्क को जापान को निर्यात किया जाता है। मध्य प्रदेश में जो लौह अयस्क का उत्पादन होता है कहाँ निर्यात किया जाता है? जापान, और एक जगह और है जर्मनी, यहाँ भी निर्यात किया जाता है। इतनी बातें आप लोगों को आई होप समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो जो हमारा टॉपिक है वो आज खत्म होता है। कौन सा टॉपिक था? बहुत महत्वपूर्ण, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। खनिज संसाधन, चाहे एमपीपीएससी प्रीलिम्स हो, मेंस हो, एमपीएसआई हो, पटवारी हो, व्यापम हो, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं जहाँ भी एमपी जीके का सेक्शन है। आई होप कि जो आज हमने पढ़ाया है, जो हमने कल पढ़ा था, ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है वो आपको बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप लोगों को टॉपिक भी समझ में आया, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, फैक्ट, सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, है ना।
अगर आप लोगों ने बढ़िया क्लास को एंजॉय किया है, अच्छे से पढ़ाई की है और आपको सभी चीज़ें समझ में आई हैं, क्लास अच्छी लगी है, तो सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो को लाइक करना है आपको, ठीक है। इसके अलावा वीडियो की जो लिंक है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि उसका फ़ायदा ये मिले कि जो लोग भी तैयारी करने वाले हैं इस इम्पोर्टेंट क्लास को वो ज़रूर एक बार पढ़ लें। इसके अलावा आपको कमेंट सेक्शन पे कमेंट ज़रूर करना है, क्लास कैसी लगी है उसके विषय में करना है, कोई डाउट है तो भी करना है, नहीं है तो भी करना है। तो आपको वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और वीडियो पे आपको कमेंट जरूर करना। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि क्लास संबंधी जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। और थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं अपने टेस्ट सीरीज के संबंध में आपको दे दूं, फिर क्लास को एंड करते हैं। मुख्य परीक्षा 2021 के लिए हमने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज प्रारंभ की है पीएससी अड्डा ने। इसके लिए अभी भी जो डिस्काउंट है वो अभी चल रहा है, 75% डिस्काउंट। 2499 में आप टेस्ट सीरीज को ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। ओरिजिनल जो इसकी प्राइस थी वो 10,000 थी, तो आप इसका फायदा उठाइए। अभी 75% चल रहा, बहुत ही सीमित समय के लिए, अब बहुत ही जल्द खत्म होने वाला है, तो आप इसका फायदा उठाइए। पीएससी अड्डा एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए, वहां से आप इस टेस्ट सीरीज को परचेस कर लीजिए। इसके अलावा 9617745037 पे कॉन्टैक्ट करके भी आप टेस्ट सीरीज के संबंध में जानकारी ले सकते हैं। कुल 23 टेस्ट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हम लोग, 11 सब्जेक्ट वाइज है, 12 एफएलटी टेस्ट है। सारे जो टेस्ट हैं वो हिंदी माध्यम है, और जो मॉडल आंसर आपको हम प्रोवाइड करेंगे और जो उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन वो समर्पित विशेषज्ञ दल द्वारा आपको दिया जाएगा। सीरीज लाइव है, आप कभी भी टेस्ट देख सकते हैं।